मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि पर्दे के कारण भारतीय स्त्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर भी शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से उन्हें जूझना पड़ता है और किस कदर पर्दा जो है एक सबसे बड़ी वजह बनती है औरतों के तपेदिक से मर जाने की। इन सभी चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और साथ ही लाला लाजपत राय जी के व्यक्तिगत विचारों को भी हमने जाना था जो उन्होंने दिसंबर 1925 में हिंदू महासभा में अध्यक्षीय भाषण के तौर पर दिया था। उनके हिसाब से यदि आने वाली नस्लों को समझदार और स्ट्रॉन्ग बनाना है, निर्णय की क्षमता लेने वाला बनाना है, तो यहाँ की माओं को हमें ज्यादा स्वतंत्रता देनी होगी। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था और आज से हम इसके 10वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जिसका टॉपिक है कुंवारी स्त्री। उसके तहत हम जानेंगे लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत क्या है और लड़कियों को न पढ़ने देने की क्या वजह है, और यदि कोई लड़कियों को पढ़ाना चाहता भी है तो उसके पीछे की वजह क्या है। इन सभी चीजों के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 10, कुंवारी स्त्री। ब्रिटिश भारत में ऐसी साक्षर महिलाओं की संख्या 2% से भी कम है जो किसी भी एक भाषा में सरल वाक्यों में एक पत्र लिख सकें और पढ़ सकें। ऐसे साक्षरों की सही संख्या 1921 में 1000 में 18 थी। फुटनोट 1। इंडिया इन 1924-25 ML रशब्रुक विलियम्स CBE पृष्ठ 276। तो ये आंकड़ा है कि 1000 पुरुष यदि पढ़े हुए होंगे तो उन पर सिर्फ 18 लड़कियां ही पढ़ी हुई होंगी, परंतु 1911 में यह संख्या केवल 1000 में 10 थी। और इस वृद्धि के कारण पर विचार करने के लिए 2 बिंदु विचारणीय हैं। पहला यह कि एक सदी पहले 1-2 विशिष्ट स्त्रियों को छोड़कर भारत में कोई शिक्षित महिला नहीं थी, और दूसरा यह कि भारत के अधिकांश लोग हमेशा धार्मिक सामाजिक आधार पर महिलाओं की शिक्षा के घोर विरोधी रहे हैं और अभी भी विरोध करते हैं। और आज भी ये चीजें देखने को मिलती हैं कि यदि भाई को पढ़ाना है तो lड़कियों की पढ़ाई जो है वो छुड़वा दी जाती है, बेशक लड़कियां कितनी भी काबिल क्यों ना हो और लड़के कितने भी निकम्मे क्यों ना हो। 19वीं सदी के आरंभ में आप भी दुब्बा ने लिखा था। फुटनोट 2, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पेज 336 एंड 337। अब वे जो लिख रहे हैं उसका आकलन जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण लोग हैं उनकी औरतों की हालत कोई बहुत अच्छी है। ब्राह्मणों की पत्नियों की सामाजिक स्थिति अन्य जातियों की स्त्रियों से बहुत कम अलग है, मतलब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वे इस योग्य ही नहीं समझी जाती हैं कि उनमें ऐसे उच्च मानसिक गुण विकसित हों जिनसे वे अधिक सम्मान के योग्य बन सकें और जीवन में उपयोगी भूमिका निभा सकें। इन विचारों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्री शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित हो गई। इसीलिए एक युवा लड़की का दिमाग पूरी तरह अविकसित ही रह जाता है, जबकि उनमें से अनेक में बहुत अच्छी क्षमताएं पाई जाती हैं। प्रतिष्ठित स्त्री को पढ़ना लिखना सिखाना अपमानजनक समझा जाता है, और यदि उसने पढ़ना लिखना सीख भी लिया हो तो वह उसे बताते हुए शर्म करेगी। तो ब्राह्मणों के घरों में भी स्त्रियां जो है वो अनपढ़ ही हुआ करती थी उस समय। अब क्या स्थिति है ये ठीक तरीके से कह पाना मुश्किल है, इसके लिए आंकड़ों का जुटान करना पड़ेगा। ये वर्णन हिंदुओं के विषय में है, पर इस्लाम में भी भारत की स्त्री शिक्षा को पसंद नहीं किया गया है। इसलिए दोनों धर्मों के अधिकांश लोग स्त्री शिक्षा को गैर जरूरी, धर्म विरुद्ध और खतरनाक मानते हैं। तो बहुत से चीजों में जो है वो हिंदू और मुसलमानों का नजरिया एक जैसा ही है स्त्रियों को लेकर, फिर वह चाहे औरतों को पर्दे में रखना हो, चाहे उन्हें अशिक्षित ही रखना हो। वर्ष 1917 में भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और बंगाल राज्य की शैक्षिक स्थितियों के बारे में जांच करके अपनी सिफारिशें देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में लीड्स, ग्लासगो, मैनचेस्टर और लंदन के विश्वविद्यालयों के जाने माने शिक्षा शास्त्री और भारत के प्रमुख प्रोफेसर शामिल हुए थे। जिस बंगाल प्रांत की आयोग को जांच करनी थी वह लंबे समय से ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा का प्रख्यात केंद्र रहा था,
तो इसलिए यहाँ पर बंगाल में स्टडी सबसे पहले की गई, क्योंकि बंगाल में पढ़ाई लिखाई की परंपरा अन्य भारत के अन्य इलाकों के मुकाबले सबसे सुदृढ़ मानी गई है। आयोग ने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो साक्ष्य एकत्र किए उससे भारत के संपूर्ण प्रांतों के बारे में राय कायम करना गलत होगा। मतलब जो आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं बंगाल को लेकर, या जो राय बंगाल को लेकर कायम की गई है, हो सकता है देश के अन्य प्रांतों में उस समय वे अलग रही हो। इन साक्ष्यों में स्त्री शिक्षा के संबंध में हिंदू अकादमी दौलतपुर के सचिव मिस्टर ब्रिजलाल चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है वह इस तरह है। फुटनोट 3, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 12, पृष्ठ 414। अब बयान सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कठोरता से आदेश दिया गया है कि स्त्रियों को अपने परिवार के सिवा बाहर के किसी भी प्रभाव को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए स्कूल और कॉलेज की कोई भी शिक्षा व्यवस्था उनके आवश्यकताओं के अनुकूल व ठीक नहीं हो सकती। स्त्रियों को परिवार में ही काफी नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, जो उस शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिस तरह की शिक्षा उन्हें स्कूलों में दी जाती है। तो कौन सी व्यावहारिक शिक्षा के पति ही परमेश्वर है, सास ससुर की सेवा करनी है, सबको खुश रखना है, एक नौकरानी की तरह काम करना है। और अक्सर आपने फिल्मों में और बहुत से बुजुर्गों ने ये भी कहा होगा कि डोली में बैठकर जा रही हो, अर्थी में ही बाहर निकलना। इस तरह के वाक्य जो हैं ये नैतिक शिक्षा के तहत आते थे, आज भी आते हैं। लड़की यदि लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाए तो सबसे पहले माता पिता ही उसको ससुराल दोबारा भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपने तापसे पन्नू की फिल्म थप्पड़ याद होगी आपको, उसको आप कंसीडरेशन में ले सकते हैं। आयोग के दूसरे साक्षी आसनसोल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हरिदास गोस्वामी ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा। फुटनोट 4, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 12, पृष्ठ संख्या 426। किसी भी तरह से लड़कियों में ऐसी शिक्षा के लिए रुचि पैदा करना बुद्धिमानी नहीं है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें जीवन में कोई अवसर नहीं मिलेगा, और इस प्रकार जो उनमें असंतोष तथा कलह के बीच ये बो देगी। मतलब ये कह रहे हैं लड़कियों ने तो घर के बाहर जाना ही नहीं है, तो उन्हें शिक्षित करने का भी क्या फायदा। और यदि वे शिक्षित हो जाएंगी तो घर में ही कलह करने लगेंगी, अपने अधिकार क्षेत्र को समझने लगेंगी, और मतलब विचारों से जो है वो काफी सुदृढ़ हो जाएंगी। उनके साथ क्या गलत हुआ जा रहा है ये उन्हें पता चल जाएगा। अधिकारों की मांग करेंगी तो घर में कलह होगी। एक अन्य साक्षी रविंद्र मोहन दत्त ने फुटनोट 5, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 12, पृष्ठ संख्या 422, जो विश्वविद्यालय के ही सदस्य थे, इस बात पर खेद प्रकट किया कि अज्ञान और अंधविश्वास का अंधकार इतना है कि उसके कारण भारत की स्त्रियां अपने शिक्षित पतियों, भाइयों और पुत्रों के साथ निरंतर झगड़ा करती रहती हैं और उनसे असहमत होती रहती हैं। फिर भी उनका जोर इसी बात पर था कि सनातनी हिंदुओं के विचारों का ही अनुसरण होना चाहिए। तो मतलब प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते थे कि औरतें जो है ना वो बेचारी अशिक्षित होती हैं, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। पति, पिता या पुत्र या भाई जब उन्हें बाहर की दुनिया की अच्छी बातें बताते हैं तो वो उससे असहमत होती हैं। तो यहाँ तक तो वो मान रहे हैं कि औरतों की असहमति जो है उनके अनपढ़ होने की वजह से है, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। क्या फायदा। उनको वस्तुतः इस बात का भय था कि कहीं बाहर से भारतीय घरों के भीतर ऐसे क्रांतिकारी और बुद्धिवादी विचार न फैल जाएं जो हमारी उन समस्त प्राचीन संस्थाओं को, जो लंबे अतीत का परिणाम है और अपने रक्त मांस का हिस्सा बन चुकी हैं, खंडन करें। मतलब पढ़ लिख कर औरतें अपने अधिकारों को समझने लगेंगी और उनकी मांग न कर बैठें। मांग कर बैठेंगे तो कैसे उन्हें रोका जाए, इसीलिए औरतों को अनपढ़ ही रखा जाए। किंतु जब भी भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री शिक्षा का विषय चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो अनेक वक्ता परिवर्तन के पक्ष में भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ स्त्रियों को पर्दे में रखने और उनके दमन की भर्त्सना करते हैं। फुटनोट 6, लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1921 वॉल्यूम 1, पृष्ठ 365। और संयुक्त प्रांत के नगर प्रतिनिधि मुंशी ईश्वर सरन, फुटनोट 7, खिल्ली उड़ाने के अंदाज में कहते हैं। फुटनोट पहले पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1921
वॉल्यूम 2 पार्ट 1 पृष्ठ संख्या 1631। अब वे क्या कह रहे हैं सुनिए। ये कलयुग का पाप है कि आज के युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और फिर शिक्षित होकर वे अपने बड़ों की बात मानने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह की मूर्खता हमारी ये है कि हमने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर ये जारी रहा तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि आप अपनी लड़कियों पर हुकूमत कर सकेंगे? तो लड़कियों पर, स्त्रियों पर, औरत जात पर लगातार जुल्म करते रहना ही इनकी टेंडेंसी है। यदि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, अधिकार मांगने लगेंगी, तो फिर उन पे जुल्म कैसे होंगे? उन्हें कैसे आप घरों के अंदर रोक पाएंगे? मुझे याद है एक बार मेरे परिचित एक धनी हिंदू नवयुवक जो हाल ही में एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था, जोश में आकर कहा था कि वह हरगिज किसी भारतीय पत्नी को नहीं लाएगा क्योंकि वह कभी भी 10वीं सदी की पत्नी से बंधना नहीं चाहेगा। तो जो नए नए पढ़े लिखे युवक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि स्त्री का शिक्षित होना कितना जरूरी है। विदेशों में तो वो लोग ये बात देख आते हैं, लेकिन अपने देश में जब आते हैं तो वही अनपढ़ स्त्रियां जो है उनके लिए अवेलेबल होती हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों में जीवन की उच्च सामाजिक स्थितियों में अपनी जैसी शिक्षित पत्नियों को पाने की इच्छा कभी कभी इतनी बलवती हो जाती है कि वे ऐसी पत्नियों के लिए अधिक दहेज छोड़कर बहुत कम दहेज लेना स्वीकार कर लेते हैं। तो पढ़ने लिखने का, औरतों के पढ़ने लिखने का एक बेनिफिट ये भी हुआ उस समय समाज में कि लोग जो है, माता पिता जो है, पढ़े लिखे लड़कों को दहेज का लालच देते थे कि भाई आप दहेज ले लो और हमारी अनपढ़ बेटी को ब्याह कर ले जाओ। लेकिन लड़के जो है उसके एवज में कम दहेज लेकर या बिल्कुल भी दहेज ना लेकर पढ़ी लिखी लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे थे। यह कारण हालांकि महत्वपूर्ण है, फिर भी ऐसे लोगों की संख्या अभी कम है। संभवतः जितनी आजादी स्त्रियों को बंबई में मिलती है उतनी दूसरे प्रांतों में नहीं मिलती है। इसके बावजूद बंबई की शैक्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, फुटनोट 8, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1922 8वीं पंचवर्षीय रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 129-130 में उद्धृत। तो अब इसका जगह जगह उन्होंने हवाला दिया है, 2-3 जगह, आप सुनिए। शिक्षित लोग अपने पुत्रों के लिए शिक्षित पत्नियां चाहते हैं और अनुमानतः इसी मकसद को ध्यान में रखकर वे अपनी पुत्रियों को पढ़ाते हैं। पर अगर कोई लड़की अपने विवाह को टालकर या रोककर अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक जारी रखना चाहती है तो इस कारण वे उसका स्कूल जाना भी बंद करा देते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए समाज में, विरोधाभास जिसको बोलते हैं। एक तरफ तो माँ बाप ये देख रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं वो पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग कर रहे हैं और कम दहेज भी ले रहे हैं, तो एक लालच माता पिता के मन में ये भी आता होगा कि हम भी अगर अपनी लड़की को पढ़ा देंगे तो हमें भी कम दहेज में शादी करने का मौका मिल जाएगा, ये सुअवसर हाथ से क्यों जाने दें। लेकिन लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो तय है समाज में, उसके ऊपर एक्सीड करने पर फिर पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी कौन करेगा, ये समस्या भी उनके सामने हो जाती है। मध्य प्रांत की रिपोर्ट बताती है वे लोग भी जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, ये मानते हैं कि उन्हें प्राइमरी तक पढ़ाना ही काफी है और उसके बाद लड़कियों की उम्र इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें घर के बाहर नहीं भेजा जा सकता। स्रोत वही, मतलब प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1922 8वीं पंचवर्षीय रिपोर्ट। और असम की रिपोर्ट कहती है माता पिता अपनी लड़कियों को इसलिए स्कूल भेजते हैं ताकि उनके विवाह के लिए अच्छे और कभी कभी कम दहेज के वर मिल सकें, और जैसे ही योग्य वर मिल जाता है लड़की को तुरंत पर्दे में डाल दिया जाता है। स्रोत वही। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी उस समय समाज में थे, लेकिन कम से कम इससे लड़कियों का थोड़ा बहुत पढ़ने का रास्ता तो खुल ही रहा था। निश्चित रूप से अधिकांश लोगों की भावनाएं अतीत की परंपराओं में आस्था बनाए रखने में अधिक हैं। उनका उल्लंघन करने का अर्थ मानव जाति के लिए जोखिम पैदा करना है। यहाँ मानव जाति छोड़कर पुरुष जाति लिखना ज्यादा बेहतर रहता कि पुरुष वर्ग के लिए जोखिम भरा है। इस जोखिम को समझने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र नाथ शील MA PhD का एक रूपक बहुत अर्थपूर्ण है। एक हिंदू दार्शनिक लिखता है, स्त्री शराब खींचने वाली है और पुरुष उसके कुंड में शराब घर की खींची हुई शराब है, अथवा भारतीय इसे इस तरह कहेंगे कि स्त्री काटने वाली है और पुरुष घर पर कते हुए सूत का कपड़ा है। फुटनोट 9,
कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 12 पृष्ठ संख्या 62। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही पुरुष कमाने लायक होता था या शादी लायक होता था तो समाज में आपने अक्सर सुना होगा कि नाक में नकेल डाल दो, बिगड़ जाए उससे पहले ही शादी कर दो, या अगर बिगड़ गया है तो भी लोग कहेंगे हर समस्या का जो हल है उन्हें शादी ही नजर आता है। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी कर दो, अपने आप सुधर जाएगा। अरे भाई, जिसे आप बतौर परिवार माता पिता नहीं सुधार सके, जिस लड़के को अपने, उसे किसी अनजान लड़की को सौंप कर आप चाहते हैं कि वो अनजान लड़की उसे सुधार दे, जिसके बारे में वो कुछ जानती नहीं है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के बारे में, उससे आप उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे को वो सुधार दे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग फुटनोट 10, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 2 पार्ट 1 पृष्ठ संख्या 5 की रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर लोग इसी तरह के तर्कों के आधार पर स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, जिसका समर्थन सामान्यतः वे लोग भी करते हैं जिन्होंने पूरी तरह पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की हुई होती है। मतलब पाश्चात्य शिक्षा हासिल करने के बाद विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आने के बावजूद भी लोग जो हैं दबी आवाज में ही सही लेकिन स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। अगर लड़की को स्कूल भेजा भी जाता है तो उसका उद्देश्य शिक्षा दिलाना नहीं होता है, क्योंकि इससे तो वे इस कदर नफरत करते हैं कि उनकी आवश्यकता भी उन्हें नहीं लगती है, बल्कि उनका उद्देश्य उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर सुरक्षित स्थान पर रखना होता है। मिस्टर बी मुखर्जी MAFRES लिखते हैं फुटनोट 11, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 12 पृष्ठ संख्या 440। कठोर समाज व्यवस्था के कारण जिसमें 12 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह करना धार्मिक रूप से अनिवार्य है, उस आयु के बाद सामान्यतः हिंदू लड़की की आगे की पढ़ाई की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। लोग लड़कियों को पढ़ाने के अलग अलग कारण हैं। पहला तो लड़की थोड़ी पढ़ लिख जाएगी तो एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाएगा जो दहेज भी हो सकता है कम ले, और दूसरी बात ये कि कुछ समय के लिए घर के बाहर सुरक्षित जगह पर उसको रखा जा सके। एक अनुमान है कि स्कूल में पढ़ने वाली कुल संख्या में से 73% लड़कियों को साक्षर होने से पहले ही स्कूल से उठा लिया जाता है। 1922 में बंगाल प्रांत में पढ़ने वाली लड़कियों के प्रति 100 में से एक लड़की ही साक्षर होने के बाद प्राथमिक स्तर से ऊपर की कक्षा में पढ़ाई जारी रख सकी थी। फुटनोट 12 प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन बंगाल JW होम्स MA छठी पंचवर्षीय समीक्षा। भारत की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार का काम नितांत कठिन है और निराशाजनक है। इस दिशा में जो भी थोड़ी बहुत उन्नति हुई है वे प्रथम और मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की ओर से किए जा रहे धैर्य और परिश्रम से लोगों को राजी करने का प्रयास है, दूसरे ब्रिटिश और अमेरिकन मिशनरियों के कठिन परिश्रम का, और तीसरे प्रगतिशील भारतीयों की सोच का प्रतिफल है। मतलब जो प्रोग्रेसिव इंडियंस थे, जो चाहते थे कि स्त्री की शिक्षा की इंपॉर्टेंस उन्हें मालूम थी, जैसे कि फूले दंपत्ति आप इसमें ले सकते हैं, उन्हें मालूम था कि स्त्री शिक्षा का क्या महत्व होता है। उन्होंने कई सारे विद्यालय भी खोले थे, जिसने अपने परिवर्तन के विचारों को कार्य रूप में बदलने का प्रयास किया। किंतु यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वयं भारतीयों की ओर से अगर अपने अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तो विरोध और अकर्मण्यता से इस तरह के संयुक्त प्रयासों से लड़ने में भी अभी 95 वर्ष और लगेंगे। तब कहीं 12% स्त्री आबादी को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दी जा सकेगी। फुटनोट 13 विलेज स्कूल इन इंडिया मेन मैसन अल्कॉट एसोसिएटेड प्रेस कलकत्ता 1926 पृष्ठ संख्या 90। तो इसी तरह का एक वीडियो आप अंबेडकर नामा की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के तहत रतन जी ने बनाया था, जिसमें इन्हीं सब प्रतिशतों को के ऊपर जिक्र किया गया था कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं और कितने उम्र तक वो स्कूल में होते हैं और कब वो स्कूल छोड़ते हैं। यहाँ पर खास तौर से स्त्री शिक्षा के ऊपर बात की गई है, लेकिन उसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव के साथ वो वीडियो बनाया गया है, उसे भी आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस बाबत यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई ऐतिहासिक घटना
आपने देखी हो या जिसका विवरण आप अम्बेडकर नामों को देना चाहते हो, वो सभी आप कमेंट सेक्शन के तहत लिखकर हमें बता सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है, और यदि ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।